नमस्कार साथियों। 24 सेक्टर रोड ये कांग्रेस का पता है। कांग्रेस हेडक्वार्टर का यही एड्रेस है और इसी एड्रेस पर आजकल पूरी तरह से सन्नाटा है, खामोशी है। राज्यों के भीतर विधानसभा चुनाव में हार क्या मिला, सन्नाटा पसर गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सामान्य दिनों में यहां शोर मचता था, लोगों की आवाजाही बहुत होती थी। सिर्फ एक ही मौका ऐसा होता जब यहां पर तमाम नेता अपने चेहरे के साथ आते हैं, जब राहुल गांधी वहां पर मौजूद हो और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर उनकी आवाजाही जिस दिन हेडक्वार्टर के भीतर होगी, नेता अपने चेहरे के साथ वहां आते हैं क्योंकि चेहरा बहुत मायने रखता है। और कल यहां पर इसलिए नेताओं की भीड़ लगेगी कि जो हार छत्तीसगढ़ के भीतर मिली, मध्य प्रदेश में मिली और राजस्थान में मिली, इसके पीछे कारण क्या था? क्या कोई रिपोर्ट इस पर मांगी जाए या फिर कोई कमेटी बैठाई जाए? ये सवाल कोई भी पूछ सकता है। लेकिन 24 अकबर रोड की एक खासियत है, सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां पर बैठने वाले जो लोग हैं, जिस पदों पे बैठते हैं, उन पदों के आसपास जो प्रभावी लोग होते हैं, जो यह कहते हैं कि हम अध्यक्ष के आसपास हैं, जो ये कहते हैं कि हम जनरल सेक्रेटरी के आसपास हैं, जो कहते हैं कि हम कांग्रेस के हर उस अधिकारी के आसपास एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और हमारे बगैर आप उन तक पहुंच ही नहीं सकते। और ये बात किसी सामान्य लोग के लिए नहीं है, बल्कि कांग्रेसियों के लिए ही है, जो अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग राज्यों से चल कर आते हैं, यहाँ मिलना चाहते हैं। उनको भी 2-3 जगहों से कुछ बाधाओं को पार करनी पड़ती है और फिर मुलाकात होती है। ये सामान्य दिनों की परिस्थिति नहीं, बल्कि ऐसे वक्त की है जब जिस राज्य में चुनाव हो रहे होंगे और वहां के लोग अगर हेडक्वार्टर आते और वो जिससे मिलना चाहते हो, वो पदाधिकारी उसकी अपनी राजनीतिक जमीन चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन राजनीतिक जमीन पर खड़े लोगों को या फिर कांग्रेसियों को सामान्य तौर पर मिलने की इजाजत ऐसे ही नहीं देता। वहां तक पहुंचने के बीच जितनी बाधाएं होती है, सबको पार करना पड़ता है। तो 24 अकबर रोड, इसकी पूरी पहली खासियत समझिए कि लोगों के बीच का नेता या फिर जनाधार जिसका है, वह इस भारत देश के किसी भी प्रांत में सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत कांग्रेसी है, तो उसके लिए ये बाधाएं बहुत बढ़ जाएंगी। उसके खिलाफ हो सकता है हवा चलने लगे, और तो और बार बार ये हवा चलते चलते निर्णायक मंडल जो भी मौजूद होगा, जो अपने आप में पद पर बैठने की परिस्थिति में हमेशा इसलिए रहता है क्योंकि यही उसकी ताकत है। तो इस पूरी ताकत का इस्तेमाल 2024 अकबर रोड के भीतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जमीन से जुड़े हुए नेता, उनकी पहुंच और पकड़ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह दिल्ली वालों को कुछ समझेंगे ही नहीं, पदों पर बैठने वाले कांग्रेसियों को कुछ समझेंगे ही नहीं। गाहे बगाहे आप जो चेहरे आपको नजर आते हैं टीवी के ऊपर, जो प्रवक्ताओं के तौर पर भी हैं, आप ये कह सकते हैं उनकी मौजूदगी भी जरूरी नहीं कि आपको इस 24 अकबर रोड के भीतर हर दिन दिखाई दे। उनके लिए समय होता है फिक्स और वो आते हैं, जिस कार्यक्रम में अंदर बैठना होता है वहां सीधे पहुंचते हैं, एक तैयारी करके आते हैं। जो पूरा का पूरा जो रोल मॉडल तैयार होता है कि कौन कहां पहुंचेगा, वह भी जरूरी नहीं कि हेडक्वार्टर में बैठ करके कोई तय कर रहा हो, वह भी अपने घर में बैठ करके तय किया जा सकता है। कम्युनिकेशन का दौर है, संचार का दौर है, तो सूचना कौन से दी जा सकती है। इस 24 अकबर रोड का महत्व क्या है और कांग्रेस का ये जो हेडक्वार्टर है, और राजनीतिक तौर पर भारत देश में अब कांग्रेस के पास 2 ही राज्य बचे हैं, एक तरफ कर्नाटक और दूसरा तेलंगाना, नया राज्य। आप कहिएगा जी नहीं, हिमाचल को भी गिन लीजिए, तो चलिए हिमाचल को भी शामिल कर लिया जाता है कि 3 राज्य हो गए। लेकिन बात राज्यों भर की नहीं है, बात उस परसेप्शन की है जो कांग्रेस ने धीरे धीरे खत्म कर लिया। राहुल गांधी ने अपनी छवि, अपनी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए बनाया, एक संघर्ष किया और अपनी छवि को इस तरीके से गढ़ा कि भारत देश के भीतर में अगर लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है तो उस लोकतंत्र को ना खत्म होने देना या फिर उससे लड़ने की परिस्थिति में राहुल गांधी आकर खड़े हो गए। यही वह छवि है जो छवि इंडिया को कांग्रेस के छत्र तले लेकर के आई। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सवाल
जो 24 अकबर रोड के बाहर से आता है, ये इंडिया से जुड़ा हुआ सवाल होता है। और इसको समझना जरूरी है कि इससे पहले कांग्रेस और आने वाले समय की राजनीति की नस को पकड़ने की दिशा में अगर आगे बढ़े, एक बात मन में जरूर रखिए कि अगर भारत देश के भीतर ईवीएम के जरिए डेमोक्रेसी को अगर खत्म किया जा रहा है तो एक ही झटके में छिटपुट आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस या फिर इंडिया, वो 24 अकबर रोड हो या आने वाले समय में जो इंडिया का दफ्तर खोलने की स्थिति में पूरा इंडिया ग्रुप पहुंच रहा हो। आपको तय करना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव ईवीएम से अगर नहीं किए होगा फिर तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, बैलेट से पेपर से चुनाव होगा तो फिर चुनाव लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन को खुले तौर पर इंडिया इस बात को लिख करके दे सकता है। भारत देश की आर्थिक स्थिति इतनी भी कमजोर नहीं है कि अगर खर्चा बैलेट पेपर का न उठा सके, और वक्त शायद इतना कम भी अब नहीं है कि बहुत लंबा समय बैलेट पेपर की गिनती में लगेगा। तो यह फैसला इंडिया को लेना पड़ेगा, कांग्रेस को लेना होगा, अन्यथा फिर वही बात कि 2024 में आकर के वही स्थिति होगी। सवाल उसके आगे अगर करे उससे पहले कि एक बात आप जरूर सुनिए, कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल हारने के कुछ ही घंटों बाद उस संसद में नजर आए। संसद के भीतर सवाल पूछा जाता है उनसे कि आप क्या कहेंगे, वह कहते हैं जीत और हार होती रहती है। और यह भी कहते हैं कि इन 3 राज्यों में जीत तो हमें 2018 में मिली थी, लेकिन उसके बाद लोकसभा के भीतर हम सिर्फ 3 सीटें जीत पाए, एक तरफ मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और 2 सीट छत्तीसगढ़ के भीतर में। इसलिए जीत हार की समीक्षा तो की जाएगी, लेकिन यह कोई मायने नहीं रखता इस तरीके से सवाल करना। आपकी रुचि जाग गई, ये कांग्रेस के नस है, आप इसको जरा समझिए और सुनिए। Definitely, we will going to analyze what happened exactly in the states. We are going through a thorough examination, and we will come with clear facts. But that doesn't mean that every election, when an election lose, you will become that anti-incumbency is not a factor. Whenever election win, different words. कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, आपको बहुत महत्वपूर्ण पर्चे पर इनका हस्ताक्षर दिखेगा। आपको हर जगह में इनकी मौजूदगी होगी, जहां पर राहुल गांधी की मौजूदगी होगी वहां ये नजर आपको जरूर आएंगे। सवाल परसेप्शन का, उस कांग्रेस का परसेप्शन का जो लड़ते हुए दिखाई क्यों नहीं देता। अगर कोई लड़ रहा तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही क्यों हैं। दूसरा अगला सवाल बनता है कि इस समय में क्या आप बदलेंगे, क्या यह भी एक सवाल है कि उम्रदराज लोगों को आप हटा दीजिए, नए जनरेशन को लेकर के आइए और नए जनरेशन अपने तौर पे संघर्ष के रास्ते आगे बढ़ेगी तो फिर जाकर के युवा कांग्रेस कहां पहुंचेगी। वो युवा कांग्रेस जिसकी पहचान ही बहुत तेवर के साथ भारत देश की सड़कों पर होती थी, क्या वो एनजीओ में बदल गई? जो इस देश के दुख दर्द के ऊपर मरहम लगाती थी, हर जगह पे नजर आती थी, क्या ये सच है? अगर ये सच है तो आप बदल करके इसको क्या कीजिएगा। अगली बात कि जो भी मेंबरान इस समय में दिल्ली के भीतर पदों पे पदासीन हैं, उन पदों के आसपास सिर्फ 2-2 लोगों को चुनते चले जाइएगा। और आप देखिए कि कांग्रेस अध्यक्ष के करीब ये 2 व्यक्ति हैं, महासचिव के करीब ये 2 व्यक्ति हैं। इस समय में प्रवक्ताओं के भी कुछ करीबी लोग हैं तो यह भी 2 लोग हैं। इस पूरी की पूरी अगर आप पूरे इस साइकिल को समझना शुरू कीजिए तो एक बात और भी आप सोचिए कि राज्यों के भीतर में जनाधार जो प्राप्त जिनको होता है, जो नेता को, उसको इतनी अहमियत क्यों नहीं मिलती। अगर नहीं मिलती है तो उसके बाद उन राज्यों के भीतर कांग्रेस की पहुंच पकड़ कैसे बनेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप किसी से भी कर सकते हैं। अगला सवाल कि कांग्रेसियों को ही कांग्रेस दफ्तर में पहुंचकर अपने अध्यक्ष से अगर मिलना हो या जिन नेताओं से मिलने की उनकी इच्छा हो, जो पदों पे पदासीन हो, वहां मुश्किल हालात क्यों होते हैं, ये भी आप पूछ सकते हैं। उसमें मुश्किल क्यों होनी चाहिए भाई। अगला सवाल, क्या इस समय में कांग्रेस ने खासतौर पर जब भारत जोड़ो यात्रा कर रही थी उस समय में कांग्रेस हेडक्वार्टर यानी 24 अकबर रोड का दरवाजा इस देश के लिए खोलने की स्थिति में कांग्रेसी क्यों नहीं आए। इस भारत देश के तमाम लोग जो वैचारिक तौर पर और हो सकता है जो राजनीतिक तौर पर भी
वर्तमान मोदी सत्ता के खिलाफ हो, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो खड़ी हो जाए तो भारत देश के भीतर में लोकतंत्र बच जाएगा। तो क्या वो दरवाजे अब तक खुले क्यों नहीं? किसी को इस दौर में शामिल कर लिया गया, या फिर राजनीतिक तौर पर एक तिक्रमों का दौर कांग्रेस के भीतर ही पदों को लेकर के अगर चलते रहा, जैसे उन्हें कोई पद ही मिल जाए तो उसके बाद क्या मुख्यमंत्री और फिर क्या कोई बड़ा नेता, कोई भी मायने ही नहीं रखता, क्योंकि दिल्ली में बैठकर अगर भारत देश की सियासत राजनीति को साधना है कांग्रेस के लिए, कांग्रेसियों के जरिए और कांग्रेसियों के ऊपर थोप करके, फिर इससे बहुत बेहतरीन पद क्या होगी? तो सब कुछ एक ही पल में खत्म कर देना चाहिए, या फिर संगठन ही ऐसा बनाना चाहिए जो दिल्ली के भीतर बैठा हुआ नजर ना आए, बल्कि देश के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग हिस्सों में चलता चला जाए, उसकी मौजूदगी लोगों के बीच रहे। और जिसकी मौजूदगी लोगों के बीच नहीं होगी वो पद पे कभी नहीं है। लेकिन दिल्ली में बैठ करके पदों पर पदासीन होकर के उसके आसपास 24 अकबर रोड के आसपास की महत्ता को दिखाना और जताना, क्योंकि 24 अकबर रोड के से जो रास्ता निकलता है 10 जनपद तक, जब 10 जनपद रोड में, अकबर रोड में अगर होती है तो बाहर के रास्ते नहीं होती, वो अंदर से ही चल करके अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन इस पूरे अंदर के अंदर की परिस्थितियां क्या पूरी कांग्रेस के भीतर समा गई है? या इस मिथ्ये को तोड़ेगा कौन? किसको नाम लीजिएगा, किसका नाम लीजिएगा और क्यों लीजिएगा? किसी का नाम लेने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? क्योंकि कांग्रेस का अपना परसेप्शन कांग्रेसियों के लिए ही क्या है और क्यों है, ये सवाल समझने के लिए एक पल में आपको भाजपा को देखना पड़ेगा। सवाल होता है उत्तर दक्षिण का नहीं, सवाल भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद के परिणामों का नहीं, सवाल इस समय में गांधी नेहरू परिवारवाद का जिक्र करते हुए उस कांग्रेसी को पुनर्जीवित करने का भी नहीं है, सवाल सॉफ्ट हिंदुत्व का भी नहीं, सवाल इस समय में ओबीसी या फिर जनगणना, जातीय आधार पर और न्याय की मांग और उसके नारे, उसका भी नहीं है। सवाल तो सिर्फ एक है कि कांग्रेस कहां पर है? वो कांग्रेस जिसकी शुरुआत यूनिवर्सिटीज के भीतर छात्रों के साथ जोड़ने से शुरुआत होती है, और वह भी पश्चिम बंगाल के भीतर। ये वो यूं वहां से शुरू करते हैं भारत देश के भीतर हर मुद्दे को लेकर के। एक चार दीवारी के बीच बैठ करके कोई वकालत नहीं रचा, वो अपने अपने तौर पे जनता के बीच गया, जनता से जोड़ने का प्रयास लगातार करते रहे। सबको पता है कि इस समय में पत्रकार की भूमिका क्या है, फिर भी उसका विकल्प सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा थी, जिसके भीतर राहुल गांधी निकले और आखिर में पत्रकार की जरूरत उस भारत जोड़ो यात्रा को कवर करने की दृष्टि से सामने आई। हो भी सकता है, लेकिन अलग अलग गांव हो, पंचायत हो, राज्य हो, जिले हो, उसकी राजधानी हो, वहां पर कद्दावर कांग्रेसी नेता जो किसी पद पे हैं वो वहां पर नजर क्यों नहीं आने चाहिए और क्यों नहीं नजर आते? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कि एक जानकारी जो है, जो कांग्रेस के एक समय के जो एक विप हैं, तेलंगाना कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे, वो दिल्ली के भीतर कद्दावर नेता जो पद पे हैं, लेकिन उनकी अपनी एक राजनीतिक जमीन है, वो हटाना चाहते हेमंत रेड्डी को, जो मुख्यमंत्री इस समय में बन गए। लेकिन वकालत अच्छी थी, वो राहुल गांधी को समझाया, राहुल गांधी समझ गए, फिर इनको हटा नहीं सका कोई। दूसरी एक और चर्चा बनती है, इसी 24 अकबर रोड के भीतर से आती है कि अगर रेड्डी साहब अगर मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो यह तो जनता के बीच का व्यक्ति है, तो फिर दिल्ली वालों को कुछ पूछेंगे ही नहीं, कुछ समझेंगे ही नहीं, तो फिर क्या होगा? बहुत बड़ा सवाल है। तो इनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाए। फिर सवाल उठता है कि अगर सचिन पायलट राजस्थान के भीतर लड़ाई लड़ रहे थे तो अक्सर कहते थे कि उनके अपने मुख्यमंत्री ने सारे पदों के ऊपर बैठे कांग्रेसियों को खरीद ही लिया। ये खुले तौर पे बात नहीं, लेकिन इतने लोगों से बात जरूर थी कि सब किसी को पता था कि ऐसी परिस्थिति होती है। कांग्रेस के भीतर कांग्रेस के लोग और कांग्रेसियों के जरिए ही अगर चीजें ऐसी राजनीति साधी जा रही थी, तो फिर इसका क्या मतलब समझ लिया जाए कि कांग्रेस हेडक्वार्टर भाजपा हेडक्वार्टर की तुलना में लोगों के ज्यादा करीब जरूर है, क्योंकि भाजपा के तो 5 मंजिली इमारत पूरी तरीके से, उसमें शानदार कमरे हैं, कॉन्फ्रेंस रूम है, एसी है, विदेशी लोगों की आवाजाही होती है, तमाम राजदूत भी वहां आते हैं। लेकिन कांग्रेसी दफ्तर के भीतर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इन कांग्रेसी दफ्तरों के भीतर बैठे हुए जो नेता है, क्या वो चार्टेड से घूमते हैं?
चार्टेड उनको कौन देता है, कौन व्यवस्था करवाता है? किसी भी राज्य के भीतर जाते हैं, वहां सबसे करप्ट व्यक्ति होगा, शायद उसी के साथ उनकी तस्वीर सामने क्यों आती है? एक तरफ राहुल गांधी अगर करप्शन से लड़ने का अगर जिक्र करते हैं, कमीशन का अगर जिक्र करते, तो क्या कांग्रेसी राज्यों के भीतर ऐसी परिस्थिति खत्म हुई है? अगर ऐसा होने का दावा अगर किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो ऐसे तस्वीर सामने अब लाई जा सकती। जो दिल्ली के भीतर बैठे हुए नेताओं की मौजूदगी पदों पे थी, वहां पर करप्ट लोगों के साथ थे, तो फिर परसेप्शन कांग्रेस के भीतर क्या बनेगा? खुद जब अपने तौर पर ही अगर कांग्रेस पहचान नेहरू गांधी परिवार से अगर बनी है, तो फिर राहुल के आसपास का जो तबका है, अगर उन लोगों की मौजूदगी होगी जिनकी पहचान लोगों के बीच करप्ट होने का तौर पर है, जिनके अपने नेटवर्थ जो है किसी भी भाजपा के नेटवर्थ से ज्यादा हो, बीजेपी के नेटवर्थ से ज्यादा हो। अलग है कि कांग्रेस हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड कमजोर होगा, गरीबी में होगा, मुफलिसी में होगा बीजेपी हेडक्वार्टर की तुलना में, लेकिन उसके भीतर बैठे हुए लोगों की ताकत कहीं ना कहीं बहुत है, अकूत है। फिर परसेप्शन क्या बनेगा, परसेप्शन कैसे बनेगा? अगला जो सवाल होता है कि क्या भाजपा यानी बीजेपी दक्षिण भारत के भीतर नहीं है, लेकिन जिस दिन दक्षिण भारत में उसने कदम रखा, तो क्या भाजपा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई कांग्रेस टिकेगी? ये सवाल ढूंढने के लिए बहुत दूर नहीं चाहिए। तेलंगाना में एक तरफ हेमंत रेड्डी थे, एक तरफ केसीआर थे, एक तरफ भाजपा का भी कैंडिडेट था। ये पहली बार था कि राज्य का मुख्यमंत्री और राज्य का होने वाला मुख्यमंत्री आमने सामने, और तेलंगाना की जनता और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग ये मान करके चल रहे थे कि जो जीता वही मुख्यमंत्री बन जाएगा, लेकिन दोनों हार जाते और भाजपा के एक उम्मीदवार वहां पे जीत जाते। ये संदेश इसलिए भी बहुत बड़ा है कि अब शुरुआत तो भारत देश के भीतर में दक्षिण भारत को साथ जोड़ने की, भाजपा अपने तौर पर साथ जोड़ने की करने वाली। जब प्रधानमंत्री 18 दिसंबर को काशी के भीतर होंगे, तो वहां से दक्षिण के काशी यानी तमिलनाडु का जिक्र करेंगे, और तमिल संगमम का जो जिक्र होता है, वहां पर जो सर्वेद महामंदिर का जो उद्घाटन है, उसी के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो है नारा है, जो एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत जो भाजपा बनाना चाहती है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को काउंटर कैसे कर पाएगी? फिर कांग्रेस के पास कौन सा ऐसा तीर होगा उसके कमान में जो कि इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को तोड़ पाया? और क्योंकि निशाने पर तो इसके साथ दक्षिण भारत के 5 राज्य आते हैं। इसके बाद की बात करें, जब जनवरी के महीने में अयोध्या के भीतर राम लला के मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा होगा, तो फिर उसके बाद आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम क्या होगा? वो तो समूचे देश के भीतर में इसी हिंदुत्व को राजनीतिक तौर पर पहुंचाने का काम करेंगे। यानी आप ये समझ ले कि दक्षिण भारत को अपने साथ लेने की परिस्थिति अयोध्या और राम मंदिर के जरिए की शुरुआत होगी। फिर कांग्रेस के सामने प्रोग्राम क्या होगा? कांग्रेस का क्या सॉफ्ट हिंदुत्व कमलनाथ वाला, या इस समय में जो राष्ट्रवाद की परिभाषा और हिंदुत्व की परिभाषा भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीति को साधने के लिए बनाई, उसके भीतर राहुल गांधी लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो नफरत की राजनीति को काउंटर करने के लिए सड़क पे उतारते हैं, लेकिन कांग्रेस का अपना परसेप्शन, उसका अपना विजन, अगर इन 3-4 राज्यों के चुनाव के भीतर अगर कोई पूछ ले, तो एक ही शब्द में कहा जा सकता है कि पहली बार कांग्रेस जो है वोटरों को लुभाने के लिए बहुत कुछ देने को तैयार है। भारत देश की राजनीति के भीतर, सियासत के भीतर इस समय में पीएम मोदी सत्ता के से ज्यादा कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कौन देगा? गारंटी तो वो ऐसा ही नहीं दे रहे हैं। सवाल वैकल्पिक राजनीतिक का है, या फिर कांग्रेस का उस परसेप्शन को जीवित करने का है जो कांग्रेस की पहचान के साथ भारत देश के भीतर लोगों का जुड़ाव रहा है। इस दौर में वर्तमान समय में 24 अकबर रोड का दरवाजा बंद रहा बाहर के लोगों के लिए। वैचारिक तौर पर भी लोग साथ कैसे जुड़ेंगे? और सारी बातें जब सिमटते समटते चुनाव के परिणाम के समय पर आके खड़े हो जाए, और चुनाव परिणाम जब निकल करके आए कि आप हार गए, तो उसके बाद कौन सी सियासत और कौन सी राजनीति बचेगी? सवाल इतना ही नहीं कि समीक्षा होगी तो उसके बाद कोई कमेटी बनाई जाएगी। सवाल ये भी नहीं कि उसके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के हर कोई अपनी रिपोर्ट देगी कि ईवीएम ने खेल कर दिया। सवाल तो ये है कि क्या जो चाहिए था वो चाहिए, अगर ईवीएम नहीं चाहिए तो फिर नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की पूरी राजनीति अगले 6 महीने के भीतर इसके ऊपर अटक सकती है। किसी एक मुद्दे के साथ लंबे समय तक संघर्ष करने की परिस्थिति में क्या कांग्रेस
क्यों नहीं आती है? उसके बहुत बड़े कारण क्या दिल्ली में बैठे हुए जो पद पे पदासीन हैं, जो 24 अकबर रोड हेडक्वार्टर के भीतर जो प्रभावी लोग नहीं है, जिनके पास दूसरे कोई कांग्रेसी है तो अगर वो दिखाई नहीं देता, या फिर अलग अलग राज्यों के भीतर उसी तर्ज पे सहयोगियों ने अपने आप को तैयार कर लिया, अपने लोगों को तैयार किया और वह एक ऐसे किलो को बना चुके जिसको भेद पाना अब किसी भी एक आम कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। तो अपने लिए दरवाजा बंद है तो फिर वोटर के लिए कहां से खुलेंगे? और सबसे बड़ी बात कि हर पुरानी परिस्थितियों को नए तरीके से परिभाषित करते हुए कांग्रेस को बचाने का रिवाज जो है वो आज का नहीं है। ये बीते 10 सालों से बार बार चला है। सबसे ज्यादा कमजोर, सबसे मजबूत भाजपा के सामने इस समय में कैसे खड़ी हो, यही उनके भीतर से अब सवाल गायब है। खुद को खड़ा करना, अपने पद को बरकरार रख लेना, इस पूरी मशक्कत में इस बीच के रास्ता कोई निकालना जिससे समीक्षा और कमेटी और आने वाले समय में कोई नई फिलॉसफी को उभार पाने की सोच न हो, इससे आगे बात बढ़ नहीं पा रही है। आखिर किस किस का नाम लीजिएगा, किसकी क्या कमजोरी है? हिंदी नहीं बोल पाता फिर भी भारत देश के उसी की पहचान होती है, ऐसा कहा जा सकता है। जिक्र महासचिव का भी हो सकता है। या फिर दक्षिण भारत के लोग जो संवाद की स्थिति में, क्या उत्तर भारत के कांग्रेसियों के साथ संवाद बना पाने की स्थिति में और राजनीतिक साध पाने की स्थिति में क्या कांग्रेस के भीतर ही कुछ परिस्थिति है, या फिर वो भी नहीं है? किसी भी 5 मुद्दे को आप चुन लीजिए, चाहे किसान से जुड़ा हो, महिला से जुड़ा हो, गरीबी से जुड़ा हो, युवा बेरोजगारों से जुड़ा हो, भारत देश के दिहाड़ी मजदूर या फिर मनरेगा तक से जुड़ा हो, गरीबी मुफलिसी से जुड़ा हो, सबको अगर जोड़िएगा तो आपके सामने बहुत बड़ा सवाल होगा कि क्या लोकतंत्र तो होना चाहिए। तो फिर लोकतंत्र को ही मानिए और ईवीएम को उससे जोड़िए, चुनाव आयोग को जोड़ लीजिए, इलेक्शन कमीशन को जोड़िए, सुप्रीम कोर्ट को जोड़िए, तमाम संस्थाओं इंस्टीट्यूशंस को जोड़िए। शुरुआत तो हो, जब तब ये नहीं तब तक चुनाव नहीं। क्या जरूरत है भारत देश के भीतर कांग्रेस लड़ते लड़ते थक जाए और थकने के बाद वह रोते हुए दिखाई दे, और ना अगर रोया तो फिर बहाने बनाए, और बहाना भी अगर ना बन पाए तो फिर जाकर के आइडिया ऑफ इंडिया निकल कर के आ जाए। लेकिन आइडिया ऑफ इंडिया तो संघर्ष का ही नाम था, वो संघर्ष अब कहां पर है? अब देखिए अगली बैठक में क्या होता है, या फिर कोई और नया रास्ता बनता है, या फिर अपने अपने पद पे बैठ करके रहने के हर कोई यही चाहेगा, या फिर राहुल गांधी को ये कहेगा कि अपने चेहरे के साथ कि ये कहे कि देख लीजिए ऐसा होता है, ऐसा होता रहता है। जय हिंद, जय